नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्त, जैसे कि पता है कि लगातार हम लोग यूपी पेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उस क्रम में आज भारतीय संविधान एवं केंद्रीय कार्यालय एवं न्यायपालिका संबंधित जो प्रश्न है हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज का प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार बने हैं और हर बार का रिकॉर्ड भी रहा है कि यहाँ से जब टॉपिक से प्रश्न बनेंगे तो प्रश्न गलत होने की संभावना भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सारे चीज़ को देखते हुए आज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे और देखेंगे प्रश्न कहाँ से बने हुए। हम देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए हैं, कौन कौन से संशोधन हुए हैं, सारे संशोधनों को हम क्या करेंगे दोस्त, पढ़ेंगे। तो स्वागत है प्रयाग शिक्षा में और आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? आज का तो पहला प्रश्न है, लेकिन स्क्रीन पे इसका देखेंगे 181 नंबर का। 180 तक आप लोग क्लास में पढ़ चुके हैं और 181 से हम लोग पढ़ेंगे। 181 का प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल, ध्यान रखें, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है या सुरक्षित कर सकता है? ऑप्शन ए 169, ऑप्शन बी अनुच्छेद 200, ऑप्शन सी अनुच्छेद 201 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 202। बताइएगा दोस्त, जब किसी राज्य के बारे में बात होती है, जब राज्य के बारे में बात होती है तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य के विधानमंडल से कोई भी विधि पास होता है, कोई भी विधि पास होता है, उस विधि को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अर्थात राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है दोस्त, सुरक्षित रख सकता है। और सुरक्षित रखने का कार्य ये होता है कि राष्ट्रपति उस पर अपना विचार दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो राज्य का राज्यपाल जो है किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में किया गया है। 200 में किया गया है, लेकिन 200 में उसकी बात को कहा गया है और राष्ट्रपति का यह कर्तव्य बनता है, राष्ट्रपति या तो उस पर अपना विचार को दे सकता है, अर्थात विचार नहीं दे सकता है, उसकी चर्चा 201 में की गई है। तो आपका ऑप्शन होगा राष्ट्रपति के लिए जो राज्यपाल सुरक्षित करता है कोई विधेयक, तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है। इसका आर्टिकल जो होगा आपका अनुच्छेद 200 होगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। अगर इसकी मैं व्याख्या की मैं बात करता हूं तो व्याख्या है कि अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल, ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानमंडल में पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित कर सकता है और अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति दे भी सकता है और अनुमति को क्या कर सकता है दोस्त, रोक भी सकता है। इसकी चर्चा 201 में कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 182 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर बहुत शानदार है। 182 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारियों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है? बताइएगा, 2019 का प्रश्न है और 2019 लोअर पीसीएस में पूछा गया। तो 2019 में जो थे दोस्त महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए की ESL नरसिम्हन, ऑप्शन बी की सी विद्यासागर राव, ऑप्शन सी की फलानिसामी सताशिवम और ऑप्शन डी का आनंदीबेन पटेल। बताइएगा उस समय कौन थे 2019 में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे दोस्त? इसका सही आंसर होता है सी विद्यासागर राव थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका दोस्त, सही है। लेकिन वर्तमान की मैं बात करता हूं तो वर्तमान 2026 मार्च 2026 तक महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे उनका नाम विष्णुदेव वर्मा था। क्या था? विष्णुदेव वर्मा, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के क्या है दोस्त, राज्यपाल है। इस तरह से आप क्या करेंगे, वर्तमान में याद करिएगा। अगला प्रश्न 183 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। 183 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? अर्थात बताइए स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, उनका नाम बताना। ऑप्शन ए शारदा मुखर्जी, ऑप्शन बी की विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी की मार्गरेट अल्वा और ऑप्शन डी की सरोजिनी नायडू। बताइएगा दोस्त कौन थी पहली भारतीय महिला, वो कौन बनी स्वतंत्र भारत की जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी? उस राज्य का अगर मैं नाम बताऊं, उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला क्या बनी थी, वो राज्यपाल बनी थी। और एक क्लू और मैं दे दे रहा हूं, 1925 में कानपुर के अधिवेशन में दोस्त वो क्या की थी, कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता की थी। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी जो थी ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो थी क्या बनी थी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला जो थी राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। डी वाला क्या हो जाएगा दोस्त आपका, सही हो जाएगा। इस बात को बताइएगा। देखिए स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू का संबंध जहां उत्तर प्रदेश से था, वहीं कांग्रेस में पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने 1925 में कानपुर के अधिवेशन में क्या किया था दोस्त, अध्यक्षता की थी। इस बात को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्त आपका, सही हो जाएगा। 184 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 184 नंबर का प्रश्न क्या है, कितना शानदार है 184 नंबर का प्रश्न जो कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्त 184 नंबर का प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा नियुक्त की जाती है, अर्थात कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा नियुक्त की जाती है, अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा नियुक्त की जाती है। ऑप्शन सी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, और ऑप्शन डी कि राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा नियुक्ति की जाती है। बताइएगा दोस्त, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न पूछा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो मंत्रिपरिषद के सलाह पे नहीं होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो मंत्रिपरिषद के सलाह पे नहीं होती है ना, तो राज्य विधानसभा के सदस्यों के रूप में की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति के परामर्श पे मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 185 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिएगा। भारत में किस राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति पदाधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? अर्थात किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्त? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। कि किसी राज्य का राज्यपाल होगा, इसका चर्चा किसमें किया गया है दोस्त? किसी राज्य का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि किसी भी राज्य का क्या होगा? किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्त। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 155 में किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और राज्यपाल जो होता है दोस्त, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद को धारण करता है, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल जो है अपने पद पे कार्य कर सकते हैं, कार्यरत रह सकते हैं। और दूसरी बात इसमें विशेषता है कि राज्यपाल पर महाभियोग नहीं चलाया जाता। महाभियोग की प्रक्रिया जो है दोस्त राज्यपाल पे नहीं लाया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद को धारण करते हैं। लेकिन जनरली हम बात कहें तो आप कहेंगे राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। व्याख्या में कुछ ज्यादा कहा नहीं गया। व्याख्या में एक अनुच्छेद 153 में यह बात कहा गया है कि भारत के किसी भी राज्यों में एक राज्यपाल का उल्लेख किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पद को धारण करेंगे कौन? राज्यपाल। अगला प्रश्न है दोस्त 186 नंबर का प्रश्न, देखिएगा बहुत शानदार है। राज्य के संदर्भ में देखिए कह रहा है कि राज्यपाल के संदर्भ में बात करें, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि विधान परिषद का 1/4 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन 2 है विधानसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो दोनों में से कौन सा सही है? राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्त? तो कहा जाता है कि विधान परिषद में 1/4 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत नहीं करते हैं दोस्त, 1/6 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। और वहीं विधानसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करते हैं, क्योंकि किसको लाया गया था? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये प्रथा को क्या कर दिया गया? पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका क्या होगा दोस्त? उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन क्या करेगा? सही हो जाएगा। और देखिए राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वहीं अनुच्छेद 233 के तहत एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन संख्या आपका क्या हो जाएगा? डी वाला क्या हो जाएगा दोस्त? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न 187 नंबर का प्रश्न है, और 187 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? बताइएगा किस राज्य में राज्यपाल के शासन का अधिरोपण नहीं है? अर्थात किसी भी राज्य में राज्यपाल का क्या होता है? शासन होता है, लेकिन एक राज्य ऐसा था जिसमें राज्यपाल का शासन नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न कब पूछा है दोस्त? ये प्रश्न 2015 में पूछा है लोअर पीसेस में। अगर 2015 के हिसाब से देखा जाए तो आपका जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा दोस्त? सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है राज्यपाल का शासन का अधिरोपण का प्रावधान नहीं था। लेकिन 2019 की मैं बात करता हूँ, 2019 की मैं बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर को दोस्त 2 बराबर भागों में क्या तोड़ दिया गया। एक को जम्मू कश्मीर बना दिया गया और दूसरे को लद्दाख कर दिया गया। क्या? लद्दाख बना दिया गया। अर्थात दोनों को क्या किया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश क्या किया गया था? बना गया था। तो ये अपवाद स्वरूप वर्तमान की स्थिति में जो देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं बनेगा। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका?
सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन 2015 में प्रश्न पूछा है तो 2015 के हिसाब से आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में यही कह रहा है कि केवल जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जो धारा 92 के तहत राज्यपाल शासन का अलग प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया दोस्त, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था जम्मू और कश्मीर को। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान की स्थिति में इनमें से कोई नहीं, लेकिन 2015 के हिसाब से आप किएंगे तो आपको देखेंगे जम्मू कश्मीर जो है राइट आंसर। तो इसलिए यहाँ पे क्या गया दोस्त, स्टार बना दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 188 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 188 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया, एक भी बार नहीं किया गया। ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी का अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी का अनुच्छेद 360। बताइएगा कौन सा अनुच्छेद का उपयोग भारतीय संविधान में या भारत देश में अभी तक नहीं किया गया है, और सारे अनुच्छेद के बारे में आपको क्या है बढ़िया से नॉलेज है। तो बताइएगा, अगर मैं बात करूं 352 में क्या कहा गया है, 352 में कहा गया आपातकाल। क्या दोस्त, आपातकाल की बात करता है कि भारतीय संविधान के अनुसार 352 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है, अगर आपातकाल का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 356 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 356 में आपको राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा किया गया। क्या राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की बात किया गया है। और अनुच्छेद 360 में दोस्त 360 में जो बात किया गया है उसको कहा जाता है कि अभी तक इसका वो नहीं, वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया गया। क्या कि भारत में कभी वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया गया है, वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया गया है 360 में। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, इसीलिए अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक भारतीय संविधान में कभी नहीं किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 360 का प्रयोग भारत में कभी नहीं हुआ है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। इस तरह 3 बार अवसर आया था वित्तीय आपातकाल को लागू करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन क्या करेगा दोस्त, सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या पे अगर मैं चर्चा करता हूं तो इसकी व्याख्या में पढ़िएगा कि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित उसका क्या है प्रावधान किया गया है, जिसका प्रयोग भारत में अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है। लेकिन वही राष्ट्रीय आपातकाल 352 का प्रयोग जो है 3 बार, और राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत किया है इसको तो अनेकों बार किया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा अगर मैं बात करता हूँ 352 की, तो इसको अभी तक 3 बार प्रयोग किया गया है। कितने बार दोस्त, 3 बार। और राष्ट्रपति शासन तो अनेकों बार कर दिया गया है। और 360 जो है वित्तीय आपातकाल की स्थिति एक भी बार देश के सामने नहीं साबित किया गया है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अगला है 189 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। दोस्त बताइएगा, राज्यपाल को भी क्या है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया गया केंद्र में, वही अधिकार राज्यपाल को भी दिया गया है राज्यों में। जैसा राष्ट्रपति करेगा वैसा राज्यपाल करेगा, एक दूसरे के क्या है छाया है, एक दूसरे की छाया है। अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति की, मैं बात करता था तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जो जारी किस अनुच्छेद में करता था, तो राष्ट्रपति अध्यादेश 123 अनुच्छेद में करता था। वहीं राज्य का राज्यपाल होगा तो राज्य का राज्यपाल जो होगा दोस्त ये भी अध्यादेश जारी करेगा। तो इसका 123 की जगह पर इसको याद करिएगा 213। किस तरह से 200, तो वो 123 में करेगा तो राज्यपाल 213 में क्या करेगा दोस्त, राज्य के प्रति अध्यादेश जारी करेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 213। 213 इसकी व्याख्या की मैं बात करता हूं। देखिए अनुच्छेद 213 के तहत विधानमंडल में विश्रांति काल राज्यपाल के अध्यादेश जारी कर सकता, अर्थात विधान परिषद जो है, विधानमंडल जो है वो क्या है विश्रांति काल में हो या सत्र न चलता उस समय कोई नियम बनाने की जरूरत पड़ती है, उस समय राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। और उसी प्रकार राष्ट्रपति भी 123 के प्रयोग से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जिस तरह से केंद्र सरकार की बात करता है। तो दोनों मिला के कहेंगे तो आप सी वाला ऑप्शन क्या करेगा आपका सही हो जाएगा। 190 नंबर का प्रश्न है कि विधानसभा को सत्रावसान करने की शक्ति किसे है। विधानसभा को सत्रावसान करने की शक्ति किसे है। सत्रावसान करना, सत्र को आहूत करना, सत्र को विघटन करना, ये सारे शक्तियां किसको दिया गया। ऑप्शन ए की राज्यपाल, ऑप्शन बी की प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी की उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी की मुख्यमंत्री। दोस्त बताइएगा, अगर आप राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ लेंगे तो राज्यपाल ऑटोमेटिक आप क्या कर लेंगे सही कर लेंगे। तो किसी भी विधानसभा के सत्र का सत्रावसान करना, सत्र को विघटन करना, तो सारा काम किसको दिया गया है, तो उस राज्य के राज्यपाल को ये सारी शक्तियां क्या है दोस्त प्राप्त है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, राज्यपाल। कहा जाता है कि अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्य के विधानसभा सत्र को आहूत करने,
सत्रावसान करने और विघटन करने की शक्ति जो है राज्यपाल में निहित है। 21 में चर्चा किया गया, अनुच्छेद 174 में चर्चा किया गया है। और दोनों सत्रों के बीच कम से कम 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक अंतर होगा तो उसको क्या क्या अवैध घोषित कर लिया जाएगा। लेकिन दो सत्रों के बीच के जो गैपिंग होना चाहिए 6 माह तक होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। 191 नंबर का प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर बहुत शानदार है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। अभियोग का मतलब हो जाए दोस्त महाभियोग की मैं बात कर रहा हूँ। महाभियोग, उसको अभियोग लिख दिया गया, दोनों सही है। महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में निम्न में से किसे या किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन ए के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी के राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी की भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी की भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्त अभी मैं बताया हूं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए केंद्र में जो राष्ट्रपति रहेगा दोस्त, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया दिया गया है, लेकिन राज्यपाल के ऊपर दोस्त महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है कि संविधान में राज्य के राज्यपाल के पद से हटाने हेतु महाभियोग चलाने का प्रावधान कोई नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद को धारण करता है। अतः अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है कि 192 नंबर का प्रश्न, उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए की प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी की राष्ट्रपति, ऑप्शन बी की सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी की राज्यपाल। बताइएगा उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आप चारों में से बताइएगा कि भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी की भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी की सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी की राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग तुरंत बताइएगा। इसका 1 मिनट में आंसर बताइएगा क्या होगा। मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, मैं आपके प्रश्नों का और उत्तर का दोनों का इंतजार कर रहा हूं। ये आपका राजस्व लेखपाल 2015 में दोस्त प्रश्न आया हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी कि भारत के राष्ट्रपति जो है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश का क्या करते हैं दोस्त, नियुक्ति करते हैं। इसकी चर्चा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 193 नंबर का प्रश्न है। देखिए पंचायती राज से प्रश्न आया और बहुत बढ़िया प्रश्न है। 193 नंबर का क्या प्रश्न कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। बताइए 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए राज्य विधानसभाएं, ऑप्शन बी की पंचायती राज संस्थाएं, ऑप्शन सी की जिला योजना समिति, ऑप्शन डी की शहरी नगर निगम और ऑप्शन ई के उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्त बताइएगा ये प्रश्न अभी हाल ही में आपका पूछा गया है। ये ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर हुआ था, 17 अप्रैल 2025 का प्रश्न आया हुआ है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आप 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को क्या करेंगे दोस्त, सही चुनेंगे। और ये प्रश्न बहुत ईजी है, अगर आप अच्छे से संविधान पढ़े होंगे, पंचायती राज्य को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप प्रश्न क्या करेंगे, अच्छे से सही कर ले जाएंगे। ये सबसे इजी प्रश्न अब तक कर रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, पंचायती राज संस्थाओं जो थी, पंचायती राज जो संस्थाएं थी उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया, अर्थात इन्हें क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन में। कहा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 में, देखिए भाग 9 में पंचायतों को जोड़ा गया और इसका आर्टिकल जो है अनुच्छेद 243(20) के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक ग्राम सभा, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर क्या पंचायतों का गठन करने का प्रावधान किया गया था। इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन क्या करेगा, आप सही करिएगा। 194 नंबर का प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा प्रश्न जो है थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ के आ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243 अ के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है दोस्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 243 ट के अंतर्गत परिसीमन की विधि की वैधता पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ऑप्शन बी के भारत का निर्वाचन आयोग सभी राज्यों के परिसीमन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सी की भारत की संसद के पास पंचायतों के चुनाव के विशेषाधिकार है। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय में परिसीमन के विवादों की समीक्षा कर सकता है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्त पंचायत के निर्वाचन के परिसीमन संबंधी जो कथन है दोस्त, ये आपके अनुच्छेद 243 ट में चर्चा किया गया है कि इसकी अदालत में प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता जो परिसीमन विधि होगी। तो ए वाला ऑप्शन क्या करेगा आपका दोस्त, सही हो जाएगा। उसी की चर्चा किया गया अनुच्छेद 243 और क में कहा गया है कि इसके अनुसार अनुच्छेद
243 क के अंतर्गत निर्वाचित क्षेत्रों में परिसीमन या स्थानों का आवंटन से संबंधित विधि तथा विधि की वैधता से किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी, इस बात को ध्यान दीजिए। अर्थात आपके गांव का परिसीमन करके दो बड़े गांव को या एक बड़ा गांव को दो छोटे छोटे गांव में परिसीमन करके तोड़ दिया जाता है, दो पंचायत बना दिया जाता है, तो इसके अनुसार आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में कहा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न क्या दोस्त बनेंगे और बनने की संभावना भी क्या है शानदार तरीके से। 95 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 195 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग के अनुदान किस समयावधि को कवर करते हुए दिया गया था, बताइएगा। ये प्रश्न 2025 में पूछा, लेकिन 12वां वित्त आयोग पूछ लिया। उत्तर प्रदेश में ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समयावधि को कवर करने के लिए दिया गया था। ऑप्शन ए 2000 से 2005 तक, ऑप्शन बी 2010 से 2015 तक, ऑप्शन सी 2005 से 2010 तक और ऑप्शन डी 2006 से 2011 तक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। प्रश्न थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है, जब आप पढ़े रहेंगे तो सही कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी 27 अप्रैल 2025 का प्रश्न ये पूछा गया है। तो सभी लोग का आंसर क्या हो रहा है दोस्त, सही आ रहा है। कह रहे हैं 2005 से 2010 तक का इसका क्या किया गया था, कार्य था, तो इसमें इसको जोड़ा गया था। तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और व्याख्या में देखिएगा, उत्तर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग के अनुदान या अनुदान वर्ष 2005 से 10 के बीच समयावधि को कवर करते हुए या कवर दिया गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्त 196 नंबर का प्रश्न है जो कह रहा है कि निर्मल भारत अभियान, देखिए निर्मल भारत अभियान NBA का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करके निर्मल ग्राम पंचायतों का निर्माण करता है दोस्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्मल मीन्स क्या तो स्वच्छता की बात करता है, अर्थात ग्राम पंचायतों को स्वच्छ करने की बात करता है। इसके लिए निर्मल भारत अभियान चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि गाँवों को क्या किया जाए, स्वच्छता किया जाए, गाँवों को साफ किया जाए। और इसकी शुरुआत दोस्तों कब किया गया था, इसकी शुरुआत जो किया गया था 2 अक्टूबर को किया गया था, जब गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आया था। 2 अक्टूबर 2014 को पहली बार जब प्रधानमंत्री की दोस्त क्या बने थे, तभी इस बात को किया गया था कि हम गाँवों को क्या करेंगे, साफ करेंगे, सुरक्षित करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बताइएगा। आप तो समझ में आ गया ना, घरेलू उपकरणों या घरेलू उपयोग के सब्सिडी का पेशकश किया गया था, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सफाई व्यवस्था या स्वच्छता सुनिश्चित करना, सी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कें बनाना, और डी ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तभी मैं बताया हूं कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सफाई की व्यवस्था या स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की बात कही गई थी निर्मल भारत अभियान के तहत। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, बी वाला हो जाएगा, जिसकी शुरुआत पहली बार प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री का शपथ लिए तो 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन को चलाया गया था, जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में पुनर्गठित किया गया था। याद होगा कि पहली बार स्वच्छ भारत मिशन का नाम दिया गया था, हर दिन स्वच्छता की तरफ लोग जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बस 2 अक्टूबर को लोग क्या करते हैं, झाड़ू उठाते हैं, अपने ऑफिस में झाड़ू लगा देते हैं, वही स्वच्छता के नाम पे हो जाता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे तो सारी व्यवस्थाओं को लागू किए थे। व्यवस्थाएं तो बहुत लागू किए, लेकिन कोई काम सही से नहीं हो पाया। अगला है दोस्त 197 नंबर का प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ई पंचायत MMP के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बजट आवंटन का उद्देश्य गलत है। 2011-12 में पंचायतों के लिए एक मिशन आया था जिसका नाम था MMP। बजट आवंटन किया, कितना किया, कहा गया कि पंचायत अधिकारियों के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के लिए 40 करोड़, ऑप्शन बी कि राज्य एवं जिला स्तर पे PMU के स्थापना के लिए 38.5 करोड़, ऑप्शन सी कि 2012-13 के लिए कुल बजटीय आवंटन 40 करोड़ था, और ऑप्शन डी कि PRIA सॉफ्ट को अपनाने को प्रोत्साहन करने के लिए 1.5 करोड़ का अनुदान दिया गया था, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका, 5 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है यही उद्देश्य इसका गलत था। कहा गया है कि पंचायतों के अधिकारियों को डिजिटल साक्षरता बनाने के लिए 40 करोड़ का आवंटन किया था, यही क्या होगा दोस्त, गलत होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला है 198 नंबर का CSC 2.0 योजना के तहत किस प्रकार की ई सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया। ऑप्शन एक उपभोक्ता से उपभोक्ता C2C सेवाएं, ऑप्शन बी की सरकार
से नागरिक G2C सेवाएं, ऑप्शन सी है कि पीयर टू पीयर P2P सेवाएं, और ऑप्शन डी है कि बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B सेवाएं, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा CSC 2.0 योजना चलाई गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो सरकार और नागरिक के बीच की जो भी सेवाएं और योजनाएं होती हैं उन व्यक्ति को क्या हो पता हो। अगर आपके पंचायत में जाएंगे तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, और कंप्यूटर ऑपरेटर और सचिव को पूरी जानकारी होती है कि हमारे जो सरकार की योजना चल रही है हम अपने जनता को कैसे दें और उनके बातों को बताएं। तो ये सरकार और नागरिकों के बीच की जो सेवाएं चलाई गई थी उसी को कहा जाता है C2C एक चलाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सरकार से नागरिक के बीच की जो सेवाएं चलाए गए थे इसी को कहा जाता है CSC 2.0 योजना के तहत चलाया गया था। ये प्रश्न देखिए कितना शानदार पूछा है, 27 अप्रैल 2025 का प्रश्न पूछा। और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि पंचायती राज्य से कितना प्रश्न पूछा है। अगर आप लेखपाल का एग्जाम दे रहे हैं, आप अगर सेक्रेटरी का ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्जाम दे रहे हैं, आप BPO का एग्जाम दे रहे हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था से करंट से कितना प्रश्न पूछा है ये आप चीज को दिखाने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे आपको सारी चीज दिख रहा है। ये 27 अप्रैल 2025 का सारे प्रश्न आए, तो आप ध्यान दीजिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, करंट से भी जोड़ के पूछेगा और प्रश्न पूछा भी है। CSC 2.0 परियोजना जो है अगस्त 2015 में लगाया गया था यानी चालू किया गया था, जिसका कार्य था डिजिटल इंडिया के अंतर्गत शुरू किया गया था। और इसका ये उद्देश्य था कि ग्राम पंचायतों के स्तर पर विभिन्न सरकारों में जो योजनाएं आती है C2C के माध्यम से सभी लोग को क्या है उपलब्ध कराया जाए, ये बात किया गया है। तो बी वाला ऑप्शन क्या करेंगे आप सही करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्या है दोस्त समझ में आ रही है। और अगला है 199 नंबर का प्रश्न है जो बहुत शानदार है। 199 नंबर का कौन सा स्वयं के स्रोत राजस्व OSR प्रशिक्षण मॉड्यूल का घटक नहीं है जिसे MOPR और IIMA के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या FDI हासिल करना, ऑप्शन बी के राजस्व संग्रहण और प्रबंधन के लिए योजना और निष्पादन की विधि, ऑप्शन सी की पंचायतों की पंचायत की जानकारी और वित्तीय योजना के कार्य पुस्तिका, और ऑप्शन डी की पंचायत स्तर पर स्वयं स्रोत राजस्व उत्पन्न करना की रणनीति, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी प्रश्न क्या है दोस्त 27 अप्रैल 2025 को पूछा गया। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो कौन सा स्वयं स्रोत है राजस्व उपलब्ध कराने का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका सही हो जाएगा पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हासिल करने का क्या है तंत्र है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये वाला क्या है आपका सही है। 200 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 200 नंबर का प्रश्न क्या है, कितना अच्छा है पढ़िएगा कि अस्थायी सरकारी संस्थाएं, देखिएगा स्थानीय सरकारी संस्थाओं के संबंध में पीके थुंगुल समिति, ध्यान रखिए पहले तो यही समिति आएगा कि पीके थुंगुल समिति कब आया था, तो 1979 में आया था। 1979 में आया था, सॉरी पीके थुंगुल समिति 79 में आया था। जो प्राथमिक सिफारिश किया गया था किसका किया था, थुंगुल समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय शासन मॉडल की स्थापना, ऑप्शन बी के संवैधानिक दर्जा प्रदान करने और समय समय पर चुनाव सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी के समस्त उत्तरदायित्व और राज्यों सरकारों के बीच हस्तांतरण करना, और ऑप्शन डी अकुशलता के कारण पंचायती राज संस्थाओं को समाप्त करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्त बताइएगा कि पीके थुंगुल समिति 1989 में आया था और इसकी सिफारिश क्या किया था, पीके थुंगुल समिति का क्या उद्देश्य था लाने का, तो इसका यह था कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त करें, पंचायतों को क्या संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, और समय समय पर चुनाव के लिए सुनिश्चित कराया जाए कि समय समय पर 5 वर्ष में क्या है पंचायतों का चुनाव हो। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 201 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में 29 विषयों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन ए की 9वीं, ऑप्शन बी की 7वीं, ऑप्शन सी की 11वीं, और ऑप्शन डी की प्रथम, और ऑप्शन ई की उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 201 का बहुत संतार है। तो आप देखेंगे पंचायतों की मैं बात करता हूं तो पंचायतों में कितने विषय रखा गया था दोस्त, पंचायतों में 29 विषय को रखा गया था, अर्थात 29 विषय आपके ग्राम पंचायत के सचिव से पूछेंगे तो पंचायत समस्याओं को निदान करने के लिए अर्थात पंचायतों को अधिकार दिया गया 29 विषय पर पंचायतें क्या है कानून बना सकती हैं, जिसकी चर्चा जो है 11वीं अनुसूची में की गया था। जिसकी चर्चा किसमें किया गया था, 11वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन 1992 और 92-93 में हुआ था।
तो ये चीज़ों को क्या किया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपको 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें पंचायतों में 29 विषय को रखा गया था। सी वाला ऑप्शन क्या करेंगे आप दोस्त, सही करेंगे। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इस चीज को क्या है, जोड़ा गया था। इस चीज को क्या किया था, जोड़ा गया था, जिसमें 29 विषय रखे गए थे। कितने, 29 विषय रखे गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 202 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए निर्दिष्ट जो ग्राम पंचायतों का कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है कि लघु सिंचाई परियोजना से जल वितरण का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी की भूमि चकबंदी में सहायता करना। ऑप्शन सी की केंद्रीय बैंकिंग नीतियों का कार्यान्वयन करना। ऑप्शन डी की कृषि एवं बागवानी का संवर्धन एवं विकास करना। और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा ग्राम पंचायतों का कार्य क्या नहीं है दोस्त। तो ग्राम पंचायतों का कार्य यही है कि केंद्रीय बैंक की नीतियों का कार्यान्वयन नहीं करता, अर्थात इसका काम जो है आरबीआई करता है, आरबीआई करता है, ग्राम पंचायतें नहीं करती हैं। तो यही कार्य जो होगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको सही लग रहा है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे दोस्त, इसको सही करें। हम लगभग 10 प्रश्न पंचायतों से कराए हैं और 10 प्रश्न में आप देखेंगे तो सब 2025 पंचायत में पूछे गए हैं, अर्थात यहाँ से कितना इसका योगदान है आपके एग्जाम के क्वेश्चन से, ये टॉपिक का, ठीक है। और 203 प्रश्न है। 203 प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अधिनियम 1961 के किस धारा के अंतर्गत जिला पंचायत को परिभाषित की गई है। ऑप्शन ए की धारा 3 खंड 5, ऑप्शन बी की धारा 2 खंड 11, ऑप्शन सी की धारा 4 खंड 7, ऑप्शन डी की धारा 1 खंड 10 और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी पंचायतों में पूछा गया है दोस्त, ग्राम पंचायत अधिकारी 2025 का प्रश्न आया है। तो 1961 के किस धारा के अंतर्गत जिला पंचायत को परिभाषित करता है, तो इसका सही आंसर है बी, धारा 2 और खंड 11 में इसका उल्लेख किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के पंचायती और जिला पंचायती क्षेत्रों को क्या किया गया था, व्याख्या या परिभाषित करता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और देखिए अब देखिएगा, अब क्या है कि हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन। संविधान में जो अमेंडमेंट लाए गए, जो संशोधन किए गए दोस्त, उस पर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको प्रश्न जो है देखने में छोटा लगेगा, लेकिन मैं एक बार बोलता हुआ चल रहा हूँ, अब बोलते हुए प्रश्नों को एक बार सुनिएगा। तो चूंकि आपका रिवीजन भी होता रहेगा, समय बहुत कम है, तो मैं थोड़ा फास्टली पढ़ूंगा, आप उसको सुनिए। कह रहा है कि 27वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, 27वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा पूर्वोत्तर के राज्यों का गठन किया गया। क्या किया गया दोस्त, पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, अर्थात एक राज्य से 2 राज्यों में क्या किया, तोड़ के गठन किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। 31वां संविधान संशोधन 1973 हुआ। 31वां संविधान संशोधन 1973 में क्या हुआ कि लोकसभा की सीटें 525 की संख्या से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। 31वां संविधान संशोधन 1973 आया दोस्त, 1973 में। तो 525 से आपकी सीटों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 545 कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त 35वां संविधान संशोधन, जो आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा है कि 35वां संविधान संशोधन 1974 में क्या हुआ था। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में मिलाया गया था। सिक्किम को सह राज्य में भारत का क्या किया गया था, भारत में शामिल कर लिया गया था। लेकिन एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, या 74 या 75 के द्वारा, सिक्किम को भारत का एक अभिन्न रंग क्या है, अंग बना दिया गया था। तो कभी कभी प्रश्न 35वां पूछता है, तो याद करिएगा कि सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 में दिया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन 2001 में क्या हुआ था। तो 86वें संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की जो संख्या थी, ये 2026 तक क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। इसमें परिवर्तन करने का क्या है, ये 86वां संविधान सभा, जो 86वां संविधान संशोधन 2000 ये 2 हो गए। इसमें क्या है, बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन की बात करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन की बात करता है। इसको एक बार देख लीजिएगा, 86वें संविधान संशोधन में कुछ गलतियां दिख रही है। अगला 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके अनुसार केंद्र तथा संघ के क्षेत्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदस्यों का 15% संख्या क्या होगा दोस्त, मंत्रिपरिषद के रूप में शामिल होगा। अर्थात 91वें संविधान संशोधन 2003 में स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित जो भी रहेंगे, उनके कुल सदस्यों का 15% सदस्य ही क्या कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद में या मंत्री बन सकते हैं। इस बात की चर्चा की गई है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में क्या हुआ था, संविधान की 8वीं अनुसूची यानी भाषा में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं,
तो 8वें संविधान 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो डोंगरी मैथिली को क्या किया गया था, अनुसूचित जो है जोड़ा गया था, भाषा को जोड़ा गया था, जिसमें वर्तमान में कुल 22 भाषा है। 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण 15 के और खंड 5 का प्रावधान किया गया था। वही 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया था। कब? 2009 में। 96वें संविधान संशोधन उड़ीसा भाषा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया था। ये 96वें संविधान संशोधन के। 17वां संविधान संशोधन देखिएगा, इसमें क्या गया, दिल्ली और पुदुचेरी को निर्वाचित क्षेत्रों के अंतर्गत राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल का अधिकार दे दिया गया था। 94वें संविधान संशोधन 2014 में कहा गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय 2015 में रद्द कर दिया गया था। इस बात को सबसे इंपॉर्टेंट 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा कहा गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि विवाद जो सीमा समझौता हुआ था वो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 101वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा है कि 101वां संविधान संशोधन कब आया था, 2016 में। और इसमें क्या किया गया था दोस्त, इसमें जीएसटी को लागू कर दिया गया था। किसको लागू कर दिया था? जीएसटी को। 103वां संविधान संशोधन कई बार प्रश्न पूछा है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था और ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की बात करता है, अर्थात ईडब्ल्यूएस की बात करता है। ईडब्ल्यूएस में 10% कोटा कब दिया गया? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एक प्रावधान किया गया था। 104वां संविधान संशोधन बार बार मैं बता रहा था 2019 में किसका क्या प्रावधान है। तो इसके तहत कहा जाता है कि जो अंग्ल भारतीय जो थे, दो आते थे, उनको क्या किया था, उनके सदस्यता को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था लोकसभा और विधानसभा से अंग्ल भारतीयों का। 105वां संविधान संशोधन 2021 में लाया था। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में मौजूदा आरक्षण को दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करके राज्य के अपनी आवासीय सूची बनाने को शक्ति दी गई थी। और 106वां संविधान संशोधन 2023 में आया है। ये महिला आरक्षण विधेयक बिल जो अभी हाल में क्या बहुत बवाल चला था, इसको 2023 में ही पारित कर लिया गया था और कहा गया था कि इसे हम लोग लागू करेंगे। दोस्त इस तरह से आपका क्या है ये चीजें। तो दोस्त आज की क्लास यहीं तक। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भारत।